इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 3। आपने अब तक पढ़ा। दादी माँ: हाँ, लेकिन उस वक्त दोनों अजनबी थे। दोनों को पता नहीं था कि आगे चलकर दोनों एक ही डोर से बंधने वाले हैं। मुझे लगता है बांके बिहारी जी ने पहले से दोनों को मिलाने का विचार कर लिए थे, तभी तो त्रिशा हमें मंदिर में ही मिली। गुलाबो जी, दादी आप सही कह रही हैं। जय बांके बिहारी जी की बोलकर तीनों हाथ जोड़ लिए। अब आगे विक्रम गाड़ी से सोचते हुए जा रहा था कि त्रिशा बहुत ही अच्छी लड़की है। दादी माँ ने सच में बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ लिया है उसके लिए। मेरा पहला प्यार सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कभी भी अपना पहला प्यार का साथ नहीं मिला है। यहाँ तक कि प्रेम के पुजारी हमारे राधा रानी और कृष्ण का भी तो उनका पहला प्यार नहीं मिला। फिर भी हम इंसान हैं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। मैं त्रिशा को समझने की कोशिश करूँगा। दोस्ती का हाथ तो मैंने पहले ही बढ़ा लिया है। अगर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद रहा तो हम दोनों एक दूसरे को दोस्ती से भी आगे समझने लगेंगे। दादी माँ सच ही कहती है कि हम खुद को एक मौका दे ही सकते हैं ना। हो सकता है त्रिशा का प्यार मेरे लिए ताकत का काम करे। अभी मुझे किसी साथी की भी तो ज़रूरत है जिससे मैं अपने दिल की बात उससे कह सकूं, और त्रिशा से बेहतर इंसान मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता है। मैं खुद से वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं त्रिशा को अपने ज़िंदगी से जुड़े राज की सारी बातें शेयर करूँगा। त्रिशा इतनी समझदार है, मेरे बात को ज़रूर समझ जाएगी। विक्रम यही सब सोचते हुए घर पहुंच जाता है। कुछ मिनट पहले ही दादी माँ की गाड़ी पहुंची थी। सभी लिविंग हॉल में बैठे त्रिशा के ही तारीफ कर रही थी कि सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नशे में धुत विक्रम के पापा आते हैं और गिरते हुए सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। दादी माँ अपने बेटे को इतने नशे में देखकर बांके बिहारी जी को याद करने लगी। दादी माँ: हे बांके बिहारी जी, सिंघानिया परिवार का बेटा इस हालत में। अखिल जी लड़खड़ाते हुए जुबान से: हो माँ, आप हर वक्त बांके बिहारी जी बोलती रहती हैं। वो सुनने वाला नहीं है। अगर वो सुनते तो आज आपका बेटा भी किसी बड़े बिजनेस की तरह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता। विक्रम बाहर से घर के अंदर आते हुए अपने पापा से: विक्रम, अच्छा आप अपने बलबूते पर कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आप भी बांके बिहारी जी के भरोसे पर बैठे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप एक नालायक बेटा हैं, अपने माँ बाप के, जो खुद पर भरोसा ही नहीं करता है, दूसरे के भरोसे पर काम करता है। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हर वक्त नशे में डूबे रहना चाहते हैं। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो सिंघानिया परिवार के नाम को ले डुबा रहा है, ये बदनामी लेकर कि वो एक नशेड़ा है। आप कहते हैं कि आप मम्मा के गम में शराब पीते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप उनकी याद में नहीं पीते हैं, आप अपनी करतूत को छुपाने के डर से शराब पीते हैं। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मैं घर पर कुछ बोलता या टोकता नहीं हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं अपने ही घर के बारे में। मैं चुप हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी को आप सभी लोग मेरी कमजोरी समझते हो। मुझे घर के हर शख्स के बारे में पता है। आप लोगों को यकीन नहीं हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। सभी लोग विक्रम को देखने लगे। दादी माँ भी विक्रम को देखने लगी। हमेशा उन्हें यही लगता था कि विकी को घर में हो रहे कुछ भी बात पता नहीं है। आज विकी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि विकी को हर घर के शख्स की खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ। अखिल नशे में अपनी पलकें झपका कर लड़खड़ाते जुबान से: अखिल जी, ये मेरे बारे में सच नहीं है विकी। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, उसने मुझे छोड़कर चली गई। इतना बोलकर सुबकने लगा। मेरे बारे में सोचा नहीं कि मैं यहाँ अकेला उसके बिना क्या करूँगा। विक्रम अपने
पापा के से एक बार फिर बोलता है, तो साबित कीजिए ना कि आप भी मम्मा से बेहदा प्यार करते हैं। तभी तो पूरे दुनिया को पता चलेगा कि आखिर सिंघानिया अपनी पत्नी के जाने के गम में खुद को कैसे संभाल रहा है। लोग आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेंगे। आज विक्रम की बातों का असर अखिल पर हो रहा था। उसका नशा अब कम होने लगा था। उससे भी समझ आ रहा था कि विकी बिल्कुल सही तो कह रहा है। दादी माँ अखिल से, अखिल अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा। मेरा विकी कहाँ कहाँ देखेगा। तू ठीक रहेगा तो उसे भी तसल्ली रहेगी कि ऑफिस ना सही घर का काम तो दिख रहा है ना। अपने पिताजी के बनाए संस्कार का तो थोड़ा सा लिहाज कर ले। अखिल आंखों में आंसू लिए दादी माँ के पास आकर गोदी में सर रख कर देता है और उनके माफ़ी मांगते हुए उनसे वादा करता है कि आज से बल्कि अभी से शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसे माफ़ कर दे। आगे से अखिल की आंखों में आंसू लिए दादी माँ के पास आकर गोदी में सर रख देता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उनसे वादा करता है कि आज से बल्कि अभी से शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसे माफ़ कर दे। आगे से मैं सभी का ध्यान रखूंगा। विक्की से भी माफ़ी मांगता है कि आगे से उसे शिकायत का एक मौका भी नहीं देगा। देविका जी को आज खुशी हो रही थी कि उसका पति अब सुधरने लगा है। दादी माँ अखिल के सर को सहलाकर, माफ़ तो मैं तुझे तभी करूँगी अखिल जब तू साबित कर देगा कि तू सच बोल रहा है। अखिल, ठीक है माँ, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। दादी माँ, 2-3 बाद विकी की शादी है और सारा देखभाल सारा इंतजाम तू देख लेगा तो मैं मानूंगी कि तू सच में सुधर गया है। अखिल, अब आप देखिए कि मैं सारे इंतजाम कैसे करता हूँ और रिसेप्शन की भी तैयारी मैं ही देखूंगा। आपको और विकी को एक मौका भी नहीं दूंगा शिकायत का। विकी कुछ देर बाद अपने रूम में था। सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो पुराने पल में खो जाता है जहाँ उनके दोनों दोस्त एक होटल के प्राइवेट रूम में खाना खा रहे थे। अरुण विधि को अपने हाथ से खिला रहा था क्योंकि आज दोनों में किसी बात को लेकर शर्त लगी थी। विक्रम दोनों से, ये अच्छा है तुम दोनों को पता है कि दोनों में से एक को हारना है, फिर भी बिना शर्त लगाए तुम दोनों बाज नहीं आते हो। विधि अरुण को घूरकर, और विक्की बाबू अपने दोस्त को समझा दियो, यही तो मरे जाता है शर्त लगाने के लिए। इसे पता है कि ये मुझसे हारेगा, फिर भी जानबूझकर ऐसा करता है। अब तुम ही बताओ, कोई आगे से चैलेंज करेगा तो कौन पीछे हट सकता है? और विधि शर्मा कभी चैलेंज से पीछे नहीं हट सकती। अरुण फिर से एक निवाला विधि को खिलाकर, हाँ तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। अब विकी को मेरा ऐसे किसी की गुलामी करते देखा नहीं जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। विकी अपना सर हिलाकर, पता नहीं तुम दोनों कब सुधरोगे। अंकल आंटी भी तुम दोनों की वजह से परेशान रहते होंगे। अरुण खुश होकर, यार विकी तू सही बोला। जब भी मैं हॉस्टल से घर जाता हूँ घर पर मेरी शादी की ही बात चलती है। अब उन्हें कौन समझाए कि अरुण को कोई भी लड़की झेल नहीं सकती। मेरे लिए कोई खास होगी जो स्पेशल मेरे लिए इस दुनिया में आएगी। विधि वरुण अरुण के सिर पर चपेट लगा कर उसे उसकी सोच से बाहर लाती है। विधि, ओए सपने की दुनिया से वापस आ और मेरा खाना फिनिश कर। अरुण मुंह बनाते हुए विधि को सारा खाना खिला देता है। विधि विकी को देखती है जो धीरे धीरे कुछ सोचकर अपना खाना चबा रहा था। विधि विकी की से मजाक करते हुए, विकी तू कब से दिन में खाना खाते वक्त सपने देखने लगा है? कहीं तू अपने होने वाली मिसेस सिंघानिया के ख्यालों में तो नहीं खोया है? बोलकर हंसते हुए विधि अरुण को हाई फाई देने लगती है। अरुण भी विधि के साथ देता है। अरुण, विधि होने वाली मिसेस सिंघानिया भी अभी लंच कर रही होगी, विकी यही सोच रहा होगा, बोलकर वो भी जोर से हंसने लगा। विकी विधि को एक नज़र देखता है जो अरुण से बातें पर हंस रही थी। अरुण की ओर देखकर विकी अपने मन में, तुम दोनों सही कह रहे हो, होने वाली मिसेस सिंघानिया तो सच में लंच कर रही है। जाने अनजाने में अरुण विधि की ही बातें कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कुछ ही दिन बाद वैलेंटाइन डे है तो मैं विधि को प्रपोज कर देता हूँ। उस दिन विधि मुझे मना नहीं कर पाएगी। मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनकर विक्रम अपने अतीत में वापस आता है और मोबाइल पर किसी का नाम देखकर जल्दी से सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है। विक्रम उस आवाज़ को सुनकर अपना सिर हाथ पर रख लेता है। विक्रम, फिर वही खबर है ना? दूसरी तरफ से हाँ में आवाज़ आती है। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और मोबाइल को ज़मीन पर पटक देता है।
विक्रम गुस्से से अपना दांत पीसते हुए, एक बार मुझे उस शख्स का पता चल जाए उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात का वक्त, विक्रम रात के 9 बजे घर वापस आता है और सीधा दादी माँ के रूम में चला जाता है। दादी माँ इस वक्त चेयर पर बैठी हुई थी। विक्रम को आज फिर इतना थका हुआ देखती है तो सब समझ जाती है। विक्रम दादी माँ के पास आकर घुटने के बल बैठ जाता है और अपना सर उनके गोदी में रख देता है। दादी माँ सब समझ रही थी विक्रम की हालत को। कुछ मिनट शांत रहने के बाद उनको कुछ गीला लगता है कि जरूर विकी रो रहा है और उसके सिर को सहलाते हुए दादी माँ, विकी बेटा क्या आज फिर से? विकी बकते हुए, दादी माँ मुझसे देखा नहीं जा रहा है उसका दर्द, भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। दिन के दिन और बढ़ता जा रहा है ये सब। अब मैं भी उसके सामने हार गया हूँ दादी माँ, मुझसे कुछ भी संभाले नहीं जा रहा है। आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? दादी माँ की आंखें भी आंसू से भीग गई थी विक्की की बात सुनकर और इससे इस तरह से रोते हुए देखकर। दादी माँ, बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, बस इतना कह पाऊंगी कि सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं बंके बिहारी जी क्या चाहते हैं। दादी माँ, विक्की को इतना लाचार कभी नहीं देखा था जितना आज था। उसके दिल टूटने पर भी वो इतना लाचार नहीं हुआ था। कुछ देर और दादी माँ से बात करने के बाद विक्रम रूम से चला जाता है। दादी माँ, विक्रम के जाने के बाद कितना कुछ सहता है मेरा विक्की। आज से पहले मैंने इसे इतना लाचार कभी नहीं देखा था। गुलाबो जो दादी माँ के बिस्तर कर रही थी बीच में बोलती है, गुलाबो दादी जी, विक्की सर आज सच में बहुत मायूस लग रहे थे। सुबह में जब से हम त्रिशा भाभी के घर से आए थे तो विक्की सर खुश थे, उसके बाद बाहर गए थे और अब वापस आए तो मायूस है। दादी माँ कुछ सोचकर गुलाबो से अपना मोबाइल लाने को बोलती है और उससे त्रिशा का नंबर निकाल कर डायल करती है। दूसरी तरफ से त्रिशा की प्यारी आवाज़ सुनाई देती है। त्रिशा मुस्कुराकर, जी दादी माँ, आप अभी तक सोई नहीं हैं, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। इतनी देर रात तक जगना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी माँ त्रिशा की इतनी प्यारी मीठी आवाज़ सुनकर उससे ही कहीं खो गई थी। दादी माँ, बेटा तू इस घर में आ जाएगी तो मेरा सारी चिंता फिक्र कम हो जाएगी और मैं बड़े आराम से आराम कर पाऊँगी। मुझे मेरे विकी की चिंता लगी रहती है। जब तक वो रात में घर नहीं पहुँच जाता तब तक मेरी आँखों में नींद आ ही नहीं सकती है। त्रिशा विक्रम की चिंता करते हुए, दादी माँ, क्या वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं? कहाँ गए हैं इतनी रात में? दादी माँ, अभी घर पहुँचा है, वो बहुत परेशान है। तुम अगर उसके पास कॉल करके बात करोगी तो उसे अच्छा लगेगा बेटा। त्रिशा हिचकिचाते हुए, दादी माँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है तो मैं कैसे बातें कर सकती हूँ? दादी माँ, मैं विकी का नंबर देती हूँ, तुम कॉल करके उससे बात कर लेना। त्रिशा, ठीक है दादी माँ, भेज दीजिए नंबर। दादी माँ विकी का नंबर त्रिशा के पास सेंड कर देती है। त्रिशा हिचकिचाते हुए नंबर डायल करती है। कुछ रिंग के बाद कॉल पिक हो जाता है तो दूसरी तरफ से एक थकान भरी आवाज़ आती है, विक्रम, हेलो। त्रिशा हिचकते हुए, जी मैं त्रिशा। विक्रम त्रिशा की आवाज़ सुनकर कुछ सेकंड के लिए खो सा जाता है, फिर उसके कान में त्रिशा की आवाज़ आती है, त्रिशा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप ठीक तो है ना विक्रम जी? विक्रम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और बाबा कैसे हैं? त्रिशा को अच्छा लगा जब विक्रम ने उसके बाबा को बाबा कहा कर पुकारा। त्रिशा, जी बाबा भी अच्छे हैं। विक्रम, तुमने नहीं बताया तुम कैसी हो? त्रिशा धीरे से, मैं भी ठीक हूँ विक्रम जी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या बात है बताइए मुझे, साथ में आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। विक्रम त्रिशा से बात करके परेशानी भूल गया था। विक्रम, जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें अपने ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। त्रिशा, हम दोनों दोस्त हैं विक्रम जी, और दोस्तों से कुछ भी बात छुपाई नहीं जाती है। दोस्त से बातें शेयर करने में से परेशानी कम होती है, देखना आपकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। विक्रम, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो त्रिशा, दोस्तों से बातें शेयर करने से सब ठीक हो जाता है। त्रिशा, अभी क्यों परेशान है उस बारे में बताइए मुझे। विक्रम मुस्कुराकर, तुमसे बातें करके मेरा मूड सही हो गया है, अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुमको मेरे बातों से पता नहीं चल रहा है क्या त्रिशा? त्रिशा, अभी आप नॉर्मल है, लेकिन कुछ मिनट पहले आप कॉल पिक किए थे तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। विक्रम, तुम एक दिन में मुझे कितने अच्छे से समझ गई हो ना त्रिशा, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? त्रिशा शर्माते हुए अपने सूट को एक हाथ से पकड़ लेती है। विक्रम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो त्रिशा? त्रिशा, किसी से 5 मिनट बात करने पर पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, और आपसे तो 1 घंटा बात हुई है और उससे पहले भी तो हम दोनों की बातें हुई थी।
सड़क पर, तो इतना तो मैं समझ गई कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। विक्रम: अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन त्रिशा उस समय तो हम दोनों अजनबी थे, अब हम दोनों को पता नहीं था कि हम दोनों कौन हैं। त्रिशा: उस समय भी मैं आपके बात करने का लहजा से इतना तो समझ गई थी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। विक्रम: तुमने आज मेरी सारी परेशानी को दूर कर दिया है त्रिशा, तुम रोज़ मुझसे बातें करोगी ना? तुम्हारी बातों में सुकून है, अब मुझे अच्छे से नींद आएगी। तुमसे बात जो हो गई है त्रिशा, आप जब चाहे तब मुझसे बात कर सकते हैं विक्रम जी, कोई भी टाइम बात कर लीजिए। विक्रम: एक बात पूछूं तुमसे? त्रिशा: हाँ पूछिए। विक्रम: मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? त्रिशा मुस्कुराकर: हमारी प्यारी दादी माँ से, उन्होंने स्पेशली मुझे आपसे बात करने के लिए बोली थी। विक्रम: थैंक यू त्रिशा जी मेरी लाइफ में आने के लिए। त्रिशा: आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आप भी तो मेरी लाइफ में आए हैं, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। विक्रम एक गहरी सांस लेकर: अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए ही आई हो इस दुनिया में। दादी माँ बंके बिहारी जी बहुत मानती है, उनके लैंग्वेज में कहे तो सब बंके बिहारी जी की ही लीला है। त्रिशा: विक्रम जी मैं भी बंके बिहारी जी को बहुत मानती हूँ। विक्रम मुस्कुराकर: अच्छा ये तो अच्छी बात है। त्रिशा: अब आप आराम कीजिए विक्रम जी, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना होगा ना? विक्रम: स्कूल तो तुम भी जाओगी ना पढ़ाने के लिए, इसलिए अब तुम भी सो जाओ, कल हम दोनों फिर से बात करते हैं। त्रिशा: हाँ गुड नाइट विक्रम जी। विक्रम: गुड नाइट त्रिशा। और कॉल कट हो जाता है। विक्रम बहुत खुश था त्रिशा से बात करके, कुछ पल के लिए उसने सारी परेशानी ही भूल गया था। त्रिशा को याद करते हुए बेड पर लेट जाता है और कुछ ही मिनट में गहरी नींद में सो जाता है। त्रिशा भी विक्रम के बातों को याद करते हुए अपने हाथों के उंगली के अंगूठे को देखती है और उससे अपने होठों से छू लेती है। कुछ पल में वो भी गहरी नींद में सो जाती है। सुबह का वक्त, गिनी सुबह सुबह ही त्रिशा के पास आती है उठते हुए। त्रिशा गिनी से पूछती है कि तू बेड से सीधा उठकर ही आई है ना? गिनी जमाए लेते हुए: हाँ यार, और ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। त्रिशा हैरानी से पूछती है: मेरी वजह से? आखिर मैंने कब तुझे कहा है कि तू बेड से उठकर सीधा मेरे पास आ? गिनी सोफे पर बैठ कर सिर को टिका लेती है और एक बार फिर उबासी लेकर: गिनी तेरी शादी हो रही है ना, इसलिए मम्मा अब मुझे भी जल्दी उठाने को बोल रही है ताकि मेरी भी शादी जल्दी हो जाए। त्रिशा अपनी आंखें बड़ी करते हुए: अच्छा, और इसका सारा बेलन तू मेरे ऊपर लगा रही है? गिन्नी: चल अब तू अपना बक बंद कर और एक अदरक वाली कड़क चाय पिला ताकि मेरी नींद मुझे छोड़कर भाग जाए। त्रिशा अपना सर पीट लेती है गिन्नी की बात सुनकर और किचन में चाय बनाने चली जाती है। कुछ मिनट बाद 2 कप में चाय लेकर आती है और गिन्नी को देखती है जो सोफे पर ही सो रही थी। त्रिशा अपने मन में पता नहीं आगे क्या होगा इसका, आगे चलकर जिस लड़के के से इसकी शादी होगी इसे कैसे झेल पाएगा वो। चाय की खुशबू से गिन्नी की आंखें खुलती है और अपने पास चाय को देखकर खुश हो जाती है। गिन्नी एक कप को उठाकर होठों से लगाती है और चाय की तारीफ करते हुए: गिन्नी यार, त्रिशा तेरे हाथ के बनी चाय की बात ही कुछ खास है। विक्रम सर तो रोज़ तेरे हाथ की चाय पीकर तेरी रोज़ तारीफ करेंगे। त्रिशा: हाँ पता है मुझे, मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन रोज़ तारीफ सुनना कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं हो जाएगा? गिन्नी: क्यों ज़्यादा तारीफ हो जाएगा? अब कोई इतनी अच्छी चाय बनाएगी तो उसे तारीफ मिलनी हो चाहिए नहीं? त्रिशा: अब तू ज़्यादा मस्का लगाना बंद कर और मुझे रेडी होने दे, आज मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है। 3 दिन के लिए लीव के एप्लीकेशन जमा करना है और तू भी अपने ऑफिस में 3 दिन के लिए लीव के ले लेना। गिन्नी: ठीक है। त्रिशा: कल शॉपिंग करने जाना है इसलिए कल से लीव लेना। गिन्नी: हाँ में सिर हिला देती है और कुछ देर और रुकने के बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आज विक्रम को कितने दिनों बाद अच्छे से नींद आई थी, वरना उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि पता नहीं इस उम्र में उसे नींद की प्रॉब्लम है तो आगे चलकर उसे कहीं नींद की दवा न लेना पड़ जाए। विक्रम आज खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहा था। उसे त्रिशा की याद आ गई। दोनों ने रात में कितने देर से एक दूसरे से बात कर रहे थे। त्रिशा की हर कही बात उसे याद आने लगी। उसे अच्छा लग रहा था त्रिशा के बारे में सोचना। बेड से
उठकर सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में फ्रेश होकर रूम में आईने के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका बॉडी कसा हुआ काफ़ी प्रभावित लग रहा था। उसका सिक्स पैक्स को देख कर कोई भी लड़की उसके तरफ आकर्षित हो सकता था। बॉडी पर कपड़ा पहनने से भी उसका मस्कुलर बॉडी नज़र आती थी। विक्रम अब पूरी तरह से ऑफिस के कपड़ों में रेडी हो चुका था, हाथ में घड़ी को पहन रहा था। उसी वक्त उसके रूम के डोर नॉक हुआ। विक्रम जाकर दरवाज़ा खोल तो बाहर दादी माँ गुलाबों के साथ खड़ी हुई थी। गुलाबों हाथ में नाश्ते का ट्रे पकड़ रखी थी। विक्रम, दादी माँ आपने क्यों तकलीफ़ उठाई? आने में मुझे बोल दिया होता। दादी माँ, पहले मुझे रूम के अंदर तो आने दे, फिर तुझसे बात करती हूँ। विक्रम दादी माँ को सहारा देकर रूम के में लाता है और सोफे पर बिठा देता है। गुलाबों नाश्ते की ट्रे को वही टेबल पर रख देती है और दादी माँ के पीछे खड़ी हो जाती है। दादी माँ विक्रम से, विकी कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले, परसों शादी है तो शॉपिंग भी ज़रूरी है ना। विक्रम, दादी माँ आज मुझे ऑफिस जाने दीजिए, कल से 3 दिन का फिर मैं छुट्टी ले लूँगा, कल पूरा शॉपिंग भी हो जाएगा। दादी माँ, ठीक है, कुछ से छुट्टी ले लेना, अभी तू नाश्ता कर ले, हमेशा खाली पेट ऑफिस चला जाता है। विक्रम दादी को हक करके, दादी माँ मैं ऑफिस में नाश्ता कर लेता हूँ, आपको तो पता है ना मुझे ज़्यादा भूख लगती है तो मुझे चक्कर आते हैं। दादी माँ विक्रम के गाल पर हाथ रखकर, जानता हूँ बेटा, लेकिन अब 2 दिन बाद से तो मुझे तेरी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मेरी त्रिशा आएगी और तुझे संभाल लेगी। विक्रम मुस्कुराते हुए, दादी माँ आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दादी माँ, कब से तुझे मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी है? विकी, तू जब चाहे तब मुझसे बात कर सकता है। विक्रम, दादी माँ आपने त्रिशा को मेरे लिए पसंद किया है, मुझे त्रिशा बहुत पसंद है, उसके बातों से ही उसके समझदारी का पता चलता है। आपने सही कहा था कि मैं एक बार त्रिशा से मिलूँगा तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा। आप सही थी दादी, आप मुझे हमेशा समझाती रही कि पहला प्यार हमेशा असफल ही रहता है, लेकिन ज़िंदगी दूसरा मौका भी देती है। आज ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका भी दे दिया है। मैं त्रिशा को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता हूँ। दादी माँ विक्रम के मुंह से त्रिशा की तारीफ सुनकर उनकी आंखों से आंसू झलक आए। दादी माँ, विकी तू सच कह रहा है, क्या तू त्रिशा को दिल से अपनाना चाहता है? बांके बिहारी जी ने अपनी लीला दिखा ही दिया है। गुलाबो, तुमने सुना ना विकी ने क्या कहा? गुलाबो भी मुस्कुराकर, जी दादी जी, विकी सर ने त्रिशा भाभी की तारीफ की है। विक्रम, अब तो आप खुश हैं ना दादी? दादी माँ विक्रम के सिर पर हाथ फेरते हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ विकी, अब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो भी कोई गम नहीं होगा। इस घर को और तुझे संभालने वाली आ रही है। विक्रम जल्दी से उदास हो, प्लीज़ दादी माँ आप ऐसे बातें ना किया कीजिए ना, आपके विकी को अच्छा नहीं लगता है। दादी माँ, ठीक है, आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। अब तो नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो रहा है। विक्रम, जी दादी जी। दादी माँ गुलाबों के साथ रूम से बाहर आती है और लिविंग हॉल में बैठे जाती हैं। दादी माँ के चेहरे की मुस्कान को देखकर गुलाबो खुद को रोक नहीं पाई। गुलाबो, दादी माँ त्रिशा भाभी तो सच में इस घर के और विकी सर के लिए लकी साबित हुई हैं। आपने कल से अंकल को नोटिस किया है? जब से आप लोग त्रिशा भाभी के घर से आए थे तब से अंकल जी का मन बदल गया है। उन्होंने कल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। आंटी जी से हंस कर बातें भी कर रहे थे, मैंने देखा है दोनों को। दादी माँ बांके बिहारी जी को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने सब सही कर दिया है। दादी माँ, गुलाबो कल सुबह हम लोग मंदिर जाएंगे, सारी चीज़ें देख लेना। गुलाबो, जी दादी जी। दादी माँ और गुलाबो बात कर ही रहे थे कि देविका जी वहाँ पर आ गई। देविका दादी माँ से, माँ जी आपने कॉल करके सभी मेहमान को इनवाइट तो कर ही दिया है, लेकिन सीकर के जीजा जी शाह के पास आपने कॉल किया ही नहीं। अगर उनको बाद में पता चलता है कि हम लोगों ने उन्हें शादी में बुलाया ही नहीं तो उस समय अलग सा बखेरा करेंगी, इसलिए आप उन्हें भी इनवाइट कर ही दीजिए। दादी माँ एक गहरी सांस लेकर, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है उसे इनवाइट करने का, लेकिन तेरी बात भी सही है, बाद में उसे पता चला तो ज़रूर बखेरा खड़ा करेगी। मैं उसे इनवाइट कर दूंगी और ये अखिल
कहाँ है? दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या हुआ है? उसने वादा किया था सब संभालने का। देविका खुश होकर, माँ जी वो अभी अभी बाहर गए हैं, वेडिंग प्लानर से उनकी मीटिंग है, शाम तक आपको पता चल जाएगी। दादी माँ देखती है किस तरह का सारा बंदोबस्त करता है। एक मौका मांगा है, ना दिया है मौका उसे। विक्रम ऑफिस से पूरब को अपने शादी के बारे में बताता है। पूरब अपने को शादी करता सुन खुश होता है, ऊपर से हैरान भी था। हैरान इस बात पर कि उसका सर हमेशा से शादी के नाम पर भागता था और आज सडनी बोल रहे हैं कि उनकी शादी है परसों। विक्रम पूरब को ऐसे हैरान होते देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें हैरानी हो रही होगी, पर क्या करे, दादी माँ की जिद भी थी तो मैं कितने बार मना करता, इसलिए मैंने उनको हाँ कह दिया और उन्होंने सच में मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढा है, बोलकर त्रिशा को याद करके मुस्कुराने लगा। पूरा विक्रम को आज मुस्कुराता हुआ देख पा रहा था, वरना तो विक्रम हमेशा टेंस में रहता। पूरब को भी आज बहुत खुशी हो रही थी अपने सर को मुस्कुराता हुआ देखकर। विक्रम अपने सेंस में वापस आकर पूरब से, आज कोई मीटिंग तो नहीं है ना पूरब? पूरब एक बार शेड्यूल चेक करके बताता है, सर आज आपका कोई मीटिंग नहीं है, कल था, मगर आप कल छुट्टी ले रहे हैं तो मैं कुछ दिनों तक उससे पोस्टपोन कर देता हूँ। विक्रम ठीक है, कल तुम ऑफिस आकर सब हैंडल कर लेना, परसों मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए तुम घर आना, कल सभी स्टाफ को इनवाइट कर देना रिसेप्शन के लिए। पूरब आप बेफिक्र मत कीजिए सर, मैं सब देख लूँगा, आप तो बस अपनी शादी एंजॉय कीजिए। विक्रम अपने हाथ में पहना घड़ी में समय देखता है, अभी लंच का टाइम हो गया था। उसके मन में ख्याल आया है कि क्यों न त्रिशा के पास कॉल करके पूछता हूँ कि उसने लंच किया या नहीं, और उसी वक्त त्रिशा के पास कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ से त्रिशा स्कूल से बाहर निकलकर पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास पहुंचती थी कि उसके मोबाइल बजने लगे। त्रिशा पर्स में अपना मोबाइल निकाल कर देखती है जिसमें विक्रम जी नाम फ्लैश हो रहा था। त्रिशा एक पल में सोच में पड़ जाती है कि विक्रम जी इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना, और वो तुरंत कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरे तरफ से विक्रम की प्यार भरी आवाज़ आती है, विक्रम हेलो त्रिशा तुम ठीक हो, कॉल उठाने में इतनी देर लगती है। त्रिशा मुस्कुरा कर, नहीं विक्रम जी, मेरा मोबाइल मेरा पर्स में था, उसे निकालने में देर हो गई, आप सुनाओ सब ठीक है ना? विक्रम सब ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि तुमने लंच कर लिया? त्रिशा नहीं, आज मैं हाफ डे पर हूँ, 3 दिन के लिए लीव लिया है तो इस वक्त मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी, मैं घर में ही लंच करूँगी। विक्रम हिचकिचाते हुए, क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम मेरे साथ चलेगी तो। त्रिशा एक पल के लिए विक्रम की बातों में खो सी गई थी, फिर सेंस में आकर, त्रिशा ठीक है आप एड्रेस बताइए मैं पहुंच जाऊंगी। विक्रम नहीं, तुम अपना एड्रेस बताओ मुझे, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। त्रिशा ओके बोलकर एड्रेस सेंड कर देती है। कबीर 10 मिनट बाद विक्रम त्रिशा के स्कूल के गेट के पास पहुंच जाता है। त्रिशा वही पार्किंग में थी, विक्रम की गाड़ी को आता देख उस तरफ बढ़ जाती है। विक्रम त्रिशा को आता देख मुस्कुरा देता है। त्रिशा हमेशा सादगी में ही रहती है, उसे मेकअप करना पसंद नहीं थी। मेकअप के नाम पर केवल माथे पर छोटी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक, इतना ही काफ़ी है त्रिशा को खूबसूरत बनाने के लिए। आज भी त्रिशा इतना ही मेकअप की थी, फिर भी उसका चेहरा निखर रहा था। त्रिशा गाड़ी के नज़दीक पहुंच जाती है तो विक्रम गाड़ी से बाहर आकर सामने सीट के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। त्रिशा मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ जाती है, उससे के बैठते ही विक्रम भी अपने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। कुछ मिनट तक दोनों में कोई बात नहीं होती है तो इस बार त्रिशा खामोशी को तोड़ते हुए विक्रम से दादी के बारे में पूछती है। त्रिशा, विक्रम जी दादी माँ कैसी है, ठीक तो है ना? विक्रम, दादी माँ ठीक है, तुम्हारे घर आने की खुशी में बहुत खुश है, उनका बस चलता तो दादी माँ तुम्हें अब तक घर ले जा चुकी होती। विक्रम के ऐसे कहने पर त्रिशा मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुकी थी। विक्रम त्रिशा को देखता है और भी मुस्कुराने लगता है। विक्रम, बाबा कैसे हैं, वो भी ठीक है ना? त्रिशा, बाबा भी ठीक है, बीच बीच में उनकी बीपी हाई हो जाता है। विक्रम, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, हम बाबा का इलाज उनके से कराएंगे तो हो सकता है उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो सकता है। त्रिशा, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है बाबा को, मगर उनकी हालत वैसी ही है। विक्रम, कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार और कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? त्रिशा मन ही मन विक्रम के ऐसे स्वभाव को देखकर खुश थी। विक्रम जी को
उसके बाबा की फ़िक्र करते देख त्रिशा को बहुत अच्छा लगा। दोनों बातें करते हुए होटल पहुंच गए थे। विक्रम अक्सर यहाँ आता था, इसलिए उनके लिए स्पेशली एक प्राइवेट रूम बुक रहता था। होटल के मैनेजर भी विक्रम को बहुत अच्छे से पहचानता था। मैनेजर उन दोनों का स्वागत करते हैं और उनको उनके प्राइवेट रूम तक छोड़कर आते हैं। दोनों रूम के अंदर चले गए। विक्रम त्रिशा के तरफ मेन्यू बढ़ा देता है। विक्रम, त्रिशा, आज हम तुम्हारी पसंद का लंच करेंगे, इसलिए तुम अपने पसंद का ऑर्डर करो। त्रिशा, लेकिन मैं, विक्रम बीच में, प्लीज़ त्रिशा, मैं अपने पसंद का खाना खाकर बोर हो गया हूँ, इसलिए आज मैंने तय किया है कि तुम्हारे पसंद का खाना खाऊंगा। त्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे। पता नहीं विक्रम जी को पसंद आएगा कि नहीं, यही सब सोच रही थी। विक्रम त्रिशा के हाथ पर अपना हाथ एक रख कर, त्रिशा तुम क्या सोच रही हो, मैं खा लूँगा, तुम जो भी ऑर्डर करोगी। त्रिशा अपने हाथ पर विक्रम के हाथ को महसूस कर अपने दिल की धड़कन को बढ़ते हुए महसूस करती है। अपने दिल को इतना तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस कर खुद को नॉर्मल करने लगी और खाना ऑर्डर कर दिया। त्रिशा विक्रम से, अभी खाना नहीं आया है तो खाना के आने तक मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। विक्रम हाँ में सर हिला देता है। त्रिशा प्राइवेट रूम से निकल कर वॉशरूम में जाती है और एक गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखकर उसे शांत कराती है। त्रिशा खुद से, ये क्या हो रहा है मुझे? विक्रम जी के छूने से मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, ऐसा क्यों है? कहीं मुझे विक्रम जी से प्यार तो नहीं हो रहा है ना? त्रिशा समझ नहीं पा रही थी। फिर उसी समय पर्स में से मोबाइल निकालकर कुछ सर्च करने लगी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे की स्माइल पड़ जाती है। त्रिशा अपने आप से, त्रिशा तुझे विक्रम जी से प्यार हो गया है, बोलकर मुस्कुराने लगी। त्रिशा खुद को नॉर्मल करके वॉशरूम से बाहर आती है और प्राइवेट रूम के अंदर चली जाती है। खाना अब आ गया था। त्रिशा अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है। विक्रम अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। त्रिशा के आहट पाकर मोबाइल को बंद करके जेब में रख देता है। विक्रम मुस्कुराकर, अब खाना स्टार्ट करें, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है रही है। हाँ में सिर हिलाकर खाना विक्रम के प्लेट में सर्व करती है। विक्रम को अच्छा लगता है कि त्रिशा उसके प्लेट में खाना सर्व कर रही है। दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। खाते खाते त्रिशा के होठों के पास चावल के एक दाने चिपक जाता है। विक्रम की नज़र उस पर गई तो अपना हाथ आगे कर उसे निकालना चाहता, पर फिर अपना हाथ को पीछे खींच लिया। उसे ऐसा करना ठीक नहीं लगा। उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी उस चावल के दाने पर चली जाती है। इस बार हाथ आगे कर उसे निकाल देता है। त्रिशा को समझ नहीं आया कि ये विक्रम जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा चावल के दाने को त्रिशा को दिखाया, जो त्रिशा समझ गई कि विक्रम के ऐसा करने का मतलब क्या है। कुछ देर बाद दोनों खाना खत्म करते हैं और एक बार फिर विक्रम ने त्रिशा की डिजर्ट के बारे में पूछा तो आइसक्रीम खाने को बोली। विक्रम ने तुरंत ऑर्डर किया और कुछ मिनट में वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। दोनों ने उससे भी ख़त्म किया और घर के लिए निकल गए। त्रिशा, आप मुझे मेरे स्कूल छोड़ दीजिए, मैं अपने स्कूटी से घर चली जाऊंगी, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी ऑफिस में काम होगा। विक्रम, नहीं त्रिशा, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा, स्कूटी घर पहुंच जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं बाबा से भी मिलना चाहता हूँ। त्रिशा विक्रम को मना नहीं कर पाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। त्रिशा तो विक्रम के बात करने का तरीका, उसके बाबा के प्रति केयर करना, इन सब में विक्रम में कहीं खो सी गई थी। उसके दिल में विक्रम ने एक अलग सी जगह बना लिया था। त्रिशा आज खुद को खुशनसीब मान रही थी कि उसके लाइफ में विक्रम जैसा लड़का आया है। विक्रम की आवाज़ त्रिशा के कानों में पड़ती तभी जाकर होश में आया। विक्रम, त्रिशा, कल सुबह हम 10 बजे रेडी रहना, मॉल जाएंगे शॉपिंग करने, मैं तुम्हें रिसीव करने आऊँगा। त्रिशा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विक्रम जी, मैं गिनी के साथ शॉपिंग करने चली जाऊँगी, मैंने और गिनी ने पहले से प्लान बना लिया है। विक्रम, हाँ तो हम गिनी को भी साथ में ले चलेंगे। त्रिशा, मुझे लेडीज़ के लिए कपड़े खरीदने नहीं आता है, तुम साथ में रहोगी तो कुछ हेल्प हो जाएगा। और हमारे घर के कुछ नियम है, होने वाली दुल्हन अपने ससुराल से मिले शादी के जोड़े पहनकर 7 फेरे ले सकती है, मायका का कोई भी सामान शादी में नहीं पहन सकती है। हाँ, शादी के बाद तुम ज़रूर पहन सकती हो। त्रिशा, ठीक है, आप
जाइएगा रिसीव करने के लिए, मैं गिनी के साथ रेडी रहूँगी। विक्रम अपने मन में थैंक गॉड त्रिशा ने इस बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं पूछा, वरना मैं क्या जवाब देता, मुझे खुद पता नहीं था। दोनों बातें करते हुए त्रिशा के घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक साथ गाड़ी से बाहर आते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। त्रिशा के बाबा खाना खाकर आराम कर रहे थे रूम में। त्रिशा विक्रम को उनके पास ले जाती है। विक्रम बाबा के पैर छू लेता है। त्रिशा अपने बाबा को विक्रम के बारे में बताती है। बाबा कांपते जुबान से, खुश रहो बेटा, बांके बिहारी जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। त्रिशा विक्रम को बैठने को बोलती है और एक चेयर वहाँ पर रख देती है। विक्रम चेयर पर बैठ जाता है। बाबा त्रिशा से, त्रिशा दामाद जी के लिए चाय कॉफ़ी बना ला बेटा। त्रिशा जी बोलकर जाने लगी। विक्रम त्रिशा को कुछ भी बनाने के लिए मना करता है। बाबा विक्रम से, बेटा बनने तो इसी बहाने मैं भी तुम्हारे साथ पी लूँगा। विक्रम समझ गया कि बाबा मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए त्रिशा को बहाना बनाकर यहाँ से भेज रहे हैं। त्रिशा रूम से निकल कर किचन की ओर चली जाती है। त्रिशा के जाने के बाद बाबा विक्रम को अपने करीब बुलाते हैं। विक्रम चेयर को उनके करीब खींच लेता है। बाबा विक्रम के हाथ को पकड़, वाह बेटा, मेरी त्रिशा का ख्याल रखना, बिना माँ के बच्ची है, जब से होश संभाला है तब से मेरा सेवा सत्कार करते आई है। एक भी दिन अच्छे से आराम नहीं करती है। सुबह से रात तक काम में लगी रहती है। सुबह नाश्ते के साथ लंच भी बनाती है। उसके बाद रेडी होकर स्कूल जाती है। स्कूल से आकर फिर काम में लग जाती है। अगर अनजाने में उससे कोई भी गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना बेटा। विक्रम बाबा के हाथ पकड़, आप त्रिशा की जरा भी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूँ ना, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसका पूरा ख्याल रखूँगा, उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूँगा। बाबा आंखों में आंसू लिए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा। बांके बिहारी जी ने मेरी त्रिशा के लिए बिल्कुल सही लड़का ढूंढा है। मेरी त्रिशा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। उसी समय त्रिशा ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर आती है। एक कॉफ़ी विक्रम के तरफ बढ़ा देती है और दूसरी कॉफ़ी अपने बाबा को देती है और उन्हें खुद पिलाने लगती है। विक्रम प्यार से त्रिशा को ही देखा जा रहा था, जो अपने बाबा को धीरे धीरे कॉफ़ी पिला रही थी। विक्रम त्रिशा के हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लगा त्रिशा सिर्फ उसके लिए ही बनी है, उसे सबसे छुपा कर रखना चाहता था। विक्रम अपने दादी माँ को भी कई बार मन ही मन थैंक यू बोल चुका था, जिनकी वजह से आज वो त्रिशा से मिल रहा था। कॉफ़ी का सिप लेकर त्रिशा को बस देखे जा रहा था। कुछ मिनट बाद विक्रम वहाँ से जाने की बात करता है। बाबा भी उसे जाने का बोल देते हैं। तो क्योंकि विक्रम ऑफिस छोड़कर आया था, इसलिए त्रिशा विक्रम को बाहर तक छोड़ने जाती है। विक्रम कुछ देर में स्कूटी घर पहुँच जाएगी, तुम ज़्यादा चिंता मत करना। त्रिशा हाँ में सिर हिला देती है। विक्रम त्रिशा को बाय बोलकर चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद भी त्रिशा उस रास्ते को देखे जा रही थी जिस रास्ते से विक्रम गया था और फिर घर वापस आ जाती है। अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। विक्रम के साथ बिताया हुआ हर पल को याद करके मुस्कुराने लगती है। त्रिशा खुद से बातें करती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार हो सकता है, और वो भी उसी इंसान से जिसने मुझे 2 बार रोड के गंदे पानी से नहलाया था। मुझे तो उसको देखकर गुस्सा आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो हर बार कितने प्यार से बातें करते थे, मैं ही थी जिसने उनको कितना भला बुरा बोली थी। यही बात सब बोलकर खुद मुस्कुराने लगी। बांके बिहारी जी ने क्या खेल रचा था हम दोनों को मिलाने के लिए। उनको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम दोनों को ऐसे ही मिला देते। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।